अब हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस वॉल, या ऑक्सीटोसिन का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से ऑक्सीटोसिन प्रभावित करता है पार्चुरेशन को। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन मसल्स इंक्रीज इट्स ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। यूटेराइन मसल्स की सरफेस पर, सरफेस नहीं कहना चाहिए एक्चुअली हमें, यूटेराइन मसल्स की सेल में ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल सरफेस पे जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है ना। तो इनकी उसका रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो ऑक्सीटोसिन का रिस्पॉन्स क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या होता है कि वो यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करे। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पार्चुरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन, देखिए ऑक्सीटोसिन सेक्रेट कहाँ से होता है, फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। और ये एट द टाइम ऑफ लेबर ये इसका जो मात्रा है वो धीरे धीरे रक्त में बढ़ने लगती है मदर के। और ये ऑक्सीटोसिन इफेक्ट कहाँ पे जाके कर रहा है, ऑन द मदर यूटेराइन वॉल। अब इसका काम क्या है कि इरिटेशन और स्ट्रेचिंग ऑफ यूटेराइन सर्विक्स करेगा, जो सर्विक्स वाला पार्ट है मदर का उसको भी ये स्ट्रेच करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द लेबर पेन। और कैन कॉज अ न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स, ये एक तरह का न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, जिसको हम जो थ्रू द पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, है ना। यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो हाइपोथैलेमस एक्सिस हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और दूसरे जो ऑर्गन है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं ना, उसको हम एक्सिस के थ्रू पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो हाइपोथैलेमस में ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो ये हार्मोन न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई जो हैं वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से, यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर से, ये दोनों है हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इस हार्मोन की रिलीज को एक्टिवेट कर देता है। इस रिफ्लक्स को हम कहते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। ओके, इसको डायग्रामेटिकली मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा सकूं। देखिए यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस में ये दोनों न्यूक्लियस हैं, और यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या क्या इफेक्ट क्या पड़ता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ऑक्सीटोसिन रिलीज को एनहेंस करता है। जो ऑक्सीटोसिन रिलीज है वो जाके फंक्शन कर रहा है इस यूटेराइन वॉल पर। और इस यूटेराइन वॉल की सरफेस जो जो है उसे इस यूटेराइन वॉल की सरफेस नहीं कहना चाहिए, यूटेराइन वॉल में जो सेल्स हैं उनकी सरफेस पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, और ऑक्सीटोसिन और इफेक्टिवली अपना काम करता है। और उसका मेन काम क्या है कि वो जो यूटेराइन वॉल है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कंडक्ट कराए। नेक्स्ट है कि फीटल हार्मोन इस समय क्या है, तो फीटस पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे जो फीटस में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी ऑक्सीटोसिन इंक्रीज कर देता है ना। और फीटस एड्रिनल ग्लैंड करती है कॉर्टिसोल, ठीक है, क्योंकि इस समय डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है बच्चे का, तो उसके ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और फीटल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज कर रही है। तो ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको अगेन हम उसी डायग्राम से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मदर का एड्रिनल ग्लैंड है। ये बच्चा है जो जन्म लेने के लिए तैयार है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो इसकी सरफेस है उस पे CRH जो हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। और जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हैं ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन के रिलीज को एनहेंस कर रहे हैं। पर साथ में हम यहाँ बच्चे की पिट्यूटरी को भी देख सकते हैं, और इस बच्चे की पिट्यूटरी में हम देख रहे हैं कि ये पिट्यूटरी भी एसिट्रोकॉर्टिकोट्रोपिक जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज कर रहा है, जो इसके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है, और इसका एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है जो इसके लंग्स पे, दिस येलो वन इज, ये जो है स्ट्रक्चर ये इसका लंग है, इसके लंग्स पे काम कर रहा है। और अगेन यहाँ पे फिर इसका जो कॉर्टिसोल है वो इसके प्लेसेंटा से CRH रिलीज को, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, और ये CRH फिर अगेन क्या करेगा, मदर की एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है।
तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है ना, तो उसको हम फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या है कि एक तरह से न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट करना जो अल्टीमेटली ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन को एनहेंस करे। आगे चलते हैं, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम फर्दर और पढ़ते हैं, अभी फीटल हार्मोन को बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ये इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहाँ पर, यूटेराइन वॉल में, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर बढ़ गए हैं यूटेराइन वॉल के सेल्स में सरफेस पर, वो क्या करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन अगेन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ऑक्सीटोसिन तीनों ही एक ही जैसा फंक्शन करते हैं कि वो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं, दोनों हार्मोन वही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डायलेशन ऑफ सर्विक्स होगा, है ना, जो सर्विक्स एंड डिस्टेंशन ऑफ वेजाइना, जो मदर का सर्विक्स वाला पार्ट है और वेजाइना वाला पार्ट है वो डायलेट होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में जब संकुचन होते रहेंगे तो ये सर्विक्स और वेजाइना वाला पार्ट ओपन होने लगेगा, खुलने लगेगा। और स्टिमुलाई फ्रॉम सर्विक्स एंड वेजाइना इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो स्टिमुलाई उद्दीपन यहाँ पे शुरू होंगे वो अगेन ऑक्सीटोसिन रिलीज के लिए ही काम करेंगे और फिर अगेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, है ना। और साथ में जो फीटल हार्मोन है वो भी कहीं ना कहीं रिवर्स में जाके ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरह से रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना स्टिमुलाई। और उसमें फैक्टर कौन कौन से काम कर रहे हैं, बोथ द फैक्टर्स, मदर के हार्मोन भी और फीटस के हार्मोन भी। नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन के लिए अगर हम और स्टडी करें तो नॉट ऑन ऑक्सीटोसिन जो है वो केवल मायोमेट्रियल से इंटरेक्ट नहीं करता है, वो एंडोमेट्रियल रिसेप्टर भी होते हैं उसके, एंडोमेट्रियम पे भी रिसेप्टर्स होते हैं उसके। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली PGF2 अल्फा, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ओवाइन यूट्रस में उसको ये जनरेट करता है, जैसे कि हमें अभी लाइन डायग्राम में स्टडी किया था। ये कॉन्ट्रैक्टाइल इफेक्ट कंडक्ट करता है यूटेराइन मसल में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है कैल्शियम इनफ्लक्स का, है ना। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बाइंडिंग आल्सो प्रोड्यूस अ रैपिड कैल्शियम इनफ्लक्स थ्रू द रिसेप्टर मेडिएट कैल्शियम चैनल, बिकॉज ये एक आयन है तो ये कैल्शियम चैनल के थ्रू मेडिएट होगा। तो इनफ्लक्स यानी कि एक उस पर्टिकुलर जो मसल्स हैं यूटेराइन मसल, उनके जो सेल्स हैं उनमें पर्टिकुलर कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम के अंदर आने की प्रक्रिया को तो ये बढ़ा देगा, पर उसके जो उसके बाहर जाने की प्रक्रिया यानी कि कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा। एक तरह से हम कहना चाह रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है, जब ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर पे अटैच होता है तो वह उस पर्टिकुलर सेल में कैल्शियम को बढ़ा देता है, ओके। और जब कैल्शियम पर्टिकुलर उस सेल में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वह बढ़ा हुआ कैल्शियम भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहेंस करता है। दूसरा है IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, है ना, ये कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटरनल स्टोर्स ऑफ मायोमेट्रियल सेल्स। देखिए हमने क्या भी बोला कि उस पर्टिकुलर जो यूटेराइन मसल्स की सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है पार्चुरेशन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है। ऑक्सीटोसिन का कैसे किस किस तरह से काम कर रहा है कि पहले तो ऑक्सीटोसिन फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स कंडक्ट हो रहा है ऑक्सीटोसिन की वजह से, है ना। दूसरी बात क्या हो रही है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो अगर जब अटैच होता है तो सरफेस पर, तो वो क्या करता है कि कैल्शियम इनफ्लक्स बढ़ा देता है, उस पर्टिकुलर सेल में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगेगी, ठीक है, और उसका बाहर निकलना भी रुक जाएगा, है ना, एट दैट टाइम, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जो है वो इंटरनल जो स्टोर कैल्शियम है ना, स्पेसिफिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोसोमल फ्रैक्शन जो है ER जो है उसमें जो कैल्शियम है उसके रिलीज को भी बढ़ा देगा। तो ओवरऑल हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन और IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट उस पर्टिकुलर यूटेराइन जो सेल्स होती हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन उनमें कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है और जो सपोर्ट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, उसमें संकुचन को बढ़ाता है। और इस तरह से ये सारे प्रक्रियाएं जो हैं वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगी। अगला जो हार्मोन है वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एनहेंस करता है
प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। अभी हमने ऑक्सीटोसिन के रिगार्डिंग भी देखा था कि ऑक्सीटोसिन भी प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन को बढ़ा रहा था। तो यहाँ एस्ट्रोजन भी वही काम कर रहा है। एस्ट्रोजन का जो तो हम देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? तो ये यहाँ पे एक एंजाइम है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज, यहाँ मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, इन रैट्स, है ना। रोडेंट्स में एस्ट्रोजन के जो है एनहेंस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है। एस्ट्रोजन आल्सो एनहेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑफ एंडोमेट्रियल एंड मायोमेट्रियल। हमने पहले भी पढ़ा कि ये ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। Estrogen increase the production of oxytocin from neurohypophysis and enhance the excitability of uterine muscles. तो ऑल ओवर अभी तक जो हमने हार्मोन कंटेंट पढ़े हैं उनमें हमने बस प्रोजेस्टेरॉन ऐसा पढ़ा है कि जो सप्रेस कर रहा था संकुचन को यूटेराइन मसल्स की, और बाकी अभी जो भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन तीनों हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, अलग वाया द डिफरेंट एक्टिविटीज सॉरी, वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहेंस कर रहे हैं। फिर देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनहेंस लेबर, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन की प्रक्रियाओं को बढ़ा देता है। इट इज़ अ ल्यूटोलाइटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूटियल रिक्रिएशन। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है जो मेन सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए ह्यूमंस में, है ना। ह्यूमंस आर कॉर्पस ल्यूटियल डिपेंडेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे ल्यूटियल रिग्रेशन जनरेट करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है कि ये ल्यूटियोलाइटिक फैक्टर है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट करते हैं जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोडक्शन उसका रुक जाता है। प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन, देखिए प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन को हमें जो लैक्टोजन है प्रोलैक्टिन लैक्टोजन उससे कंफ्यूज नहीं करना है। मदर के ये प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है ना। लेवल ऑफ पीआरएल इंक्रीज इन द ह्यूमन फीटस से रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग लेट गेस्टेशन, सिंथेसिस बाय कार्डियो डेसिडुअल टिश्यू। देखिए डेसिडुअल मतलब मैटरनल पार्ट, है ना। अगर आपने प्लेसेंटा वाला वीडियो मेरा देखा है तो उसमें आपको कोरियन डेसिडुअल वहाँ पे डिस्कस किया है मैंने। तो कोरियन डेसिडुअल इज अ मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, और यहाँ से ये पीआरएल जो है लेट गेस्टेशन में यहाँ से प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। ये एक्चुअली फीटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। फीटल ग्रोथ, फीटल एड्रिनल फंक्शन के लिए। देखिए पार्चुरेशन की जो प्रक्रिया है ना, ऐसा नहीं है कि फीटस अवेयर नहीं होता है। अवेयर इन द सेंस कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन फीटस से भी कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो पार्चुरेशन की प्रक्रिया को हेल्प कर रहे हैं, सहायक होते हैं उसके। नेक्स्ट है फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो फीटल पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक्सिस के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं। रोल ऑफ पीवीएन जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, देखिए मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि जो फीटल में ये पैरावेंट्रिकुलर फीटस की पिट्यूटरी से जो एसीटीएच है वो एड्रिनल पे काम कर रहा है, और यहाँ से कॉर्टिसोल फिर यहाँ पे प्लेसेंटा पे जाके कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एक्साइट कर रहा है जो अगेन मदर के एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट कर रहा है, और ये जाकर यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे कि मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज़्यादा एसीटीएच सिक्रीट करे, और अगेन फिर वो यहाँ से कॉर्टिसोल अगेन सीआरएच को जाकर एनहेंस करेगा। ये सब क्या प्रक्रिया है? देखिए जब बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके ऑर्गन कंप्लीट बन जाते हैं, डेवलपमेंट पूरा हो गया, तो समहाउ ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है समहाउ इट सेंस दैट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज कंप्लीटेड, कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो गया है, और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है ये यहाँ से सीआरएच को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मदर का एक पर्टिकुलर जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किस तरह से एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करके फीटस को अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे फीटस की जो एड्रिनल ग्लैंड है, फीटस के जो लंग्स हैं, जब एक बार कॉर्टिसोल यहाँ पे इफेक्ट करता है लंग में, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉर्टिसोल लंग्स का डेवलपमेंट होता है फीटस में,
है ना। अब जब एक बार लंग डेवलप हो जाते हैं तो देन दे स्टार्टेड जनरेट द प्रोस्टाग्लैंडिन मेटालोप्रोटीज। ये दोनों क्या करेंगे, ये जो मायोमेट्रियम है, ये जो यूटेराइन वॉल का जो मायोमेट्रियम है उसमें एक्टिवेशन कर देंगे, है ना। ये जो ये सेक्शन है इसमें संकुचन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये येलो कलर वाला प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा भी सीआरएच हार्मोन रिलीज कर रहा है। इस तरह से ये फीटल मेम्ब्रेन है। तो डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इन द फीटस और मदर के एड्रिनल ग्लैंड से किस तरह से इफेक्ट करता है। दूसरा एक और चीज़ है, एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर एड्रिनल ग्लैंड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से तो वो भी क्या काम करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। तो अब अभी तक हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस कर रहे हैं। पहला है एस्ट्रोजन, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक। तीसरा अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस करते हैं। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ साथ जो और एक्टिव हार्मोन्स हैं वो भी किस तरह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कंडक्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन किस तरह से एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एक्ट कर रहा है, फीटल ग्रोथ और फीटल एड्रिनल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अल्टीमेटली जो एड्रिनल ग्लैंड है फीटस का और लंग्स हैं वो फिर अगेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन और एसीटीएच के थ्रू एक्ट कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो इस तरह से ग्लूकोकॉर्ड जब इंक्रीज होगा तो वो एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देगा और एस्ट्रोजन का अल्टीमेटली काम क्या है कि वो यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है और मेन फंक्शन इसका होता है पिट्यूटरी में एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अग्रपाली है पिट्यूटरी की, उससे एसीटीएच को रिलीज करना। और ये एचपी एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को जनरेट करेगा। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि हम देख रहे हैं कि एसीटीएच फीटस से भी जनरेट हो रहा है और मदर से भी जनरेट हो रहा है और उसको ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि फीटस जो है लगातार हार्मोन्स को जनरेट कर रहा है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें एक लेट प्रेगनेंसी जो है ना, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन का इंडिकेशन है कि जो फीटस है वो भी एसीटीएच रिलीज कर रहा है और कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर इंडिकेशन ऑफ पार्चुरेशन, है ना। नेक्स्ट है CRH के लिए हम और पढ़ते हैं कि also synthesis by the placenta and seem to determine the duration of pregnancy। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक तरह से डिटरमाइन करता है कि कितना प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, क्योंकि ये प्रोवोक करेगा अल्टीमेटली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। लेवल राइज टुवार्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का एंड आने वाला होता है, पार्चुरेशन का समय आने वाला होता है, तो वैसे वैसे सीआरएच का लेवल बढ़ता जाता है। सीआरएच का जैसे अभी आपको ध्यान होगा कि सीआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। Increased level of dehydroepiandrosterone directly by action on the fetal adrenal gland and indirectly by the mother pituitary gland। अब इस सब के इफेक्ट से क्या होता है, DHE इंक्रीज हो जाता है। इसको मैं दूसरे डायग्राम से बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे फीटस में इस जो CRH रिलीज हो रहा है वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा। कहाँ से CRH कहाँ से रिलीज हो रहा है सोचिए, यस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस। ओके, ये इफेक्ट कहाँ करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, है ना। वहां से क्या रिलीज होगा, ACTH, ठीक है। ACTH कहाँ पे एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पर, फीटस की ना, है ना, फीटस की, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है फीटस का वो क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल क्या फंक्शन कर रहा है, लंग मैचुरेशन, डायग्राम में भी मैंने अभी दिखाया था। दूसरा इसका काम है DHA डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन को बढ़ाना। इसका क्या काम होता है, ये देखिए राइज इन एस्ट्रोजन लेवल, DHEs जो होते हैं वो एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। अगर आपने बायोसिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन पढ़ा होगा तो यू कैन इजिली कनेक्ट दिस।
प्लेसेंटा में जो सीआरएच है, प्लेसेंटा से जो सीआरएच रिलीज हो रहा है वो क्या काम कर रहा है, अगेन वो डीएचईएस को इंक्रीज करेगा, अगेन एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा और एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, प्लेसेंटा में प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना। साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है, साथ प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि वो कोलेजन एंजाइम्स हैं, स्पेसिफिकली दो तरह के कोलेजन एंजाइम है, उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि मदर का जो सर्वाइकल है वो डायलेट हो जाता है ना। जब वो डायलेट होगा और साथ साथ में यहाँ सीआरएच ऑक्सीटोसिन के सीआरएच जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को एक्टिवेट कर देता है, जो कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या होगा इनकी प्रक्रिया आगे चल के, बर्थ, चाइल्ड बर्थ को, पार्चुरेशन की प्रक्रिया को कंडक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूटियल रिग्रेशन होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, एक तरफ वो ल्यूटियल रिग्रेशन भी करेंगे, ओवरी में कॉर्पस लुटियम जो है उसको रिग्रेस करेंगे, है ना, PGF2 अल्फा, है ना। और फिर ग्लूटियल रिग्रेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप डाउन होगा। दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है कि वो कोलेजन एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, जो कि यहाँ के जो सर्वाइकल डायलेशन में हेल्प करेगा। अब सीआरएच को जो फीटस में फंक्शन है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है कि सिंथेसिस कॉर्टिसोल वाया द एड्रिनल ग्लैंड, है ना। मैच्योरेशन ऑफ लंग, फीटल का जो लंग है, फीटस का बच्चे का जो लंग है वो डेवलपमेंट होगा, जिसकी सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए इंक्रीज हो जाएंगे लंग मैच्योरेशन के टाइम, और फास्फोलिपिड्स बढ़ जाएंगे। अब ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी एक्शन करते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी एक्शन स्टिमुलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि यूनिट्राइन मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी प्रक्रिया को इन्फ्लेमेटरी फंक्शन जो एक्ट है वो बिकॉज ऑफ दीज सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए एंड फॉस्फोलिपिड की वजह से होगा। फिर सीआरएच स्टिमुलेशन ऑफ फीटल एड्रिनल क्या होगा, वो सेकंड फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि डीएचईए की फॉर्मेशन, प्लेसेंटल फॉर्मेशन ऑफ डीएचई कंडक्ट होगा। और डीएचईए जो है प्रिकर्सर ऑफ एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बनाने की प्रक्रिया को इंड्यूस करेगा, और ये भी आगे चलकर एंड्रोजन में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगा, जनरेट करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फीटस के हार्मोन और यहाँ पे सीआरएच जो यहाँ से रिलीज हो रहा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, वो किस तरह से इस पूरे प्रक्रिया को कंडक्ट करा रहा है। देखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था यहाँ पे कि प्रायर टू पार्चुरेशन इट मे हैव अ रोल इनहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। शुरू में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन तो इनहिबिट रहते हैं थ्रू इंक्रीजिंग साइक्लिक एएमपी लेवल इन द माइटोमेट्रियम। साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है मायोमेट्रियम में, जिसकी वजह से पार्चुरेशन की प्रक्रिया जो होती है इनहिबिट रहती है ना, कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट रहते हैं। हमने ये भी देखा है रिसर्च में कि ट्रोफोब्लास्ट जो हैं वो इन कल्चर ट्रोफोब्लास्ट सीआरएच इज इनहिबिटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सीआरएच जो है वह प्रोजेस्टेरॉन से इनहिबिट होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन उसके इफेक्ट को भी सप्रेस करके रखता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि सीआरएच एक बार एक्टिवेट फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट होने लगेगा तो अल्टीमेटली वो कई सारे ऐसे फैक्टर को प्रोवोक कर देता है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कंडक्ट कराते हैं। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कैटेकोलेमाइन्स, है ना, ये पार्चुरेशन के जस्ट पहले इनका लेवल बढ़ जाता है ना, ये और ये भी इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सीआरएच जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कैटेकोलेमाइन्स की वजह से उसके सीआरएच का जो रिलीज है वो एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन की बात कर रहे हैं, रिलैक्सिन, है ना। रिलैक्सिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमेलियन जो स्पीसीज होती हैं उनमें ये रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो ओवरी में कॉर्पस लुटियम से भी रिलीज होता है, पर जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसके प्लेसेंटा से ये इसका रिलीज होता है, और यूटेराइन लाइनिंग से भी। इन फीमेल रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस मेनली बाय द कॉर्पस लुटियम इन बोथ प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, दोनों पे कॉर्पस लुटियम से रिलीज हो रहा है। इसका जो लेवल है राइज टू अ पीक विद इन अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वहाँ पे इसका लेवल 14 डेज में बढ़ बढ़ जाता है,
14 दिनों के भीतर भीतर। और डिक्लाइन इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इसका लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। रिलैक्सिन में भी इन्वॉल्व इन द वाइटल प्रोसेस ऑफ डेसिडुअलाइजेशन। आपने अगर प्लेसेंटा फॉर्मेशन पढ़ा है तो डेसिडुअलाइजेशन को आप जानते होंगे कि उस प्रक्रिया में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि कंसेप्टस जो है उसके इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन वाल में उसके अटैच होने की प्रक्रिया में रिलैक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ पे रिलैक्सिन क्या कर रहा है, स्पीसीज में पार्चुरेशन के प्रोसीजर में रिलैक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि सर्विक्स का जो ओपनिंग है, अ, देखिए रिलैक्सिन कहाँ पे जाके एक्ट करता है, ये हम दो डायग्राम हमारे सामने हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा होगा, ये दिस वन है ना। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये वाला पार्ट है, इसकी ओपनिंग में यहाँ पे इस पर एक्ट करता है रिलैक्सिन, जिससे कि इसकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। रिलैक्सिन का दूसरा काम है कि कोलेजिनोलाइटिक एंजाइम से उनको एक्टिवेट कर देना। तो यहाँ पे इन टोटल रिलैक्सिन क्या काम कर रहा है कि इस जो पर्टिकुलर ओपनिंग है प्यूबिक सिम्फाइसिस की, इसको ओपन करना, जिससे कि बच्चे को बाहर निकलने की प्रक्रिया यानी कि पार्चुरेशन की प्रक्रिया में इस तरह से रिलैक्सिन हेल्प कर सके। रिलैक्सिन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम और क्या है कि यह यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स कर देता है। ओके, अब देखिए इसको हम थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी सारे फैक्टर इन इस यहाँ की जो मसल्स हैं उनको उनमें कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये पूरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और बच्चे को नीचे की तरफ पुश करती रहती हैं, है ना। पर रिलैक्सिन क्या कर रहा है, वह इस ओपनिंग को ओपन करने का काम कर रहा है। ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस की ओपनिंग है ये ओपन होगी और साथ साथ वो इन ऐसे यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करेगा। इसलिए पेन कैसे उठते हैं, पेन उठेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चा आगे की तरफ आगे आएगा और साथ ही साथ रिलैक्सिन की वजह से वो थोड़ी देर के लिए पॉज होगा, जिसकी वजह से बच्चा बाहर आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अंदर वापस चला जाएगा। तो दैट्स हाउ द रिलैक्सिन एक्ट डन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो यूट्राइन मसल को रिलैक्सेशन करने का भी काम करता है। साथ साथ में वो कोलेजिनोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कि ये जो ओपनिंग है वो ओपन हो सके और बच्चे के बाहर आने की प्रक्रिया सरलता से हो सके। देखिए अगर हम प्लेसेंटा एक्चुअली में अगर हम पूरा प्रेगनेंसी के दौरान स्टडी करें तो जो ऑटोनॉमिक मोटर इंटरवेंशन है अगर हम उसको देखें तो नॉरएपिनेफ्रिन इफेक्ट होता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो बहुत ज़्यादा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ यूटेराइन मेम्ब्रेन है ना, मायोमेट्रियम पर। तो यहाँ पे हम उसी को और स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि मायोमेट्रियल गैप जंक्शन, तो नॉरएपिनेफ्रिन का क्या काम रहता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन का परसेंटेज ज़्यादा होता है ब्लड में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो समहाउ वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू यूटेराइन मसल्स को रिलैक्सेशन की अवस्था में रखता है। ओके, है ना। और दूसरा कारण क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही नॉरएपिनेफ्रिन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो स्पेसिफिक स्टिमुलस होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए, वो सप्रेस रहता है और यूटेराइन मसल्स जो हैं, जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, उनके थ्रू प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, कंडक्ट कराएगा एक्टिविटी कि वो यूटेराइन मसल्स क्विसेंस अवस्था में रहे, है ना, उस जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन ना हो। ठीक है, पर क्या होता है एट द टाइम ऑफ लेबर जो कॉर्पस ल्यूटियम के नर्व्स हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, और उस टाइम गैप जंक्शन जो है वो वहाँ पे हमको दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम है, जब लेबर पेन नहीं है तो इस तरह से गैप जंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी नॉट कपल्ड, है ना, कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी कपल्ड नहीं है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन अगर हम इसको देखें, वैसे तो ये कंप्लीट ये इस तरह का ही है, मायोमेट्रियम को अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी नॉट कपल्ड है, बट एट द टाइम ऑफ लेबर उसी को जब हम देख रहे हैं तो कपल्ड मायोसाइट्स है ना, गैप जंक्शन दिख रहे हैं हमको। और इन गैप जंक्शन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर होगा, तो एक सिंक्रोनाइज होगा लयबद्ध तरीके से गैप जंक्शन की वजह से स्टिमुलस जनरेट होगा और पेन पूरी तरह से जो कॉन्ट्रैक्शन है मायोमेट्रियम में इक्वली फैलेगा। और कॉन्ट्रैक्शन अगर इक्वली फैल रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेलुलर सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन सेल थ्रू इंट्रा सेलुलर जंक्शन चैनल,
और इन सेलुलर जंक्शन चैनल्स के थ्रू सेलुलर सिग्नल पास होंगे और ये इक्वली यहाँ पर पूरी तरह से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसके पीछे दो प्रोटीन्स भी हैं कि हेमी चैनल स्टर्म कनेक्शन हेक्सामेरिक असेंबलेज होता है, एक प्रोटीन है कनेक्सिन जिसकी वजह से इस तरह से गैप जंक्शन कंडक्ट होते हैं, जनरेट होते हैं और और बिकॉज ऑफ दीज गैप जंक्शन एक सिंक्रोनाइज फोर्स जनरेट होगा इन द मायोमेट्रियम।